हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जुनून पढ़ाई का में। हम लोग जो जुलाई में सीटेट होना है उसके लिए एसएसटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख रहे हैं। आज हम लोग 2019 में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे जुलाई वाले सेशन में उसके क्वेश्चंस देखने वाले हैं एसएसटी का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। आज 20 क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे और बाकी के क्वेश्चंस आगे के जो वीडियोज़ हैं उनमें डिस्कस किया जाएगा। तो पार्ट 3 अर्थात जो एसएसटी वाला पोर्शन है वो आपको पार्ट 3 में देखने को मिल रहा है, सोशल साइंस या सोशल स्टडीज़ के नाम से। तो देखिए आपको डायरेक्शन वगैरह दिया हुआ है तो वो सब पढ़ लेना आपका काम है। हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पे आएंगे और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो हमसे क्या पूछ रहे हैं कह रहे हैं कि एथेनियन लोकतंत्र की निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं है। वैसे तो पहले आपको यही पता होना चाहिए कि लोकतंत्र क्या है, नहीं जानते तो हमारा जो पॉलिटी वाला वीडियो है उसको देखिए। हमने मतलब कि सीटेट को ही टारगेट करते हुए इसको पढ़ाया है। उसे में ये जो है आपको जो एथेनियन लोकतंत्र है वो भी देखने को मिलने वाला है। चलिए ऑप्शंस देखिए। कह रहे हैं कि 30 से अधिक उम्र के उन सभी पुरुषों और महिलाओं को पूर्ण नागरिकता प्राप्त थी जो दास नहीं हुआ करते थे। ठीक है। फिर देखिए दूसरा कि सभी नागरिकों को सेना व नौसेना में अपनी सेवाएं देनी होती थी। तीसरा, मामलों के निर्णयों के लिए आयोजित की गई सभाओं में सभी नागरिक उपस्थित हुआ करते थे। और लास्ट है कि कई पदों पर नियुक्तियां लॉटरी के माध्यम से हुई करती मतलब कि होती थी या उसके माध्यम से की जाती थी। तो जो एथेनियन डेमोक्रेसी है उसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। इसका जो उत्तर है वो देखिए कि पहला वाला जो विकल्प है वो एकदम सही हो जाएगा। सारे जो है आंसर्स आपको जो हमारी ऑफिशियल आंसर की आती है उससे मैच करके बताए गए हैं। तो इस वजह से इसके लिए टेंशन मत लीजिएगा कि कोई मिसमैच तो नहीं है, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ठीक है। तो देखिए जो एथेनियन डेमोक्रेसी है उसमें क्या व्यवस्था थी, तो उसमें ये सारी व्यवस्था थी कि सभी नागरिकों को सेना व नौसेना में अपनी सेवाएं देनी होती थी। मामलों के निर्णयों के लिए आयोजित जो सभाएं थी उसमें सभी मतलब कि ऑल जो नागरिक हुआ करते थे वो पार्टिसिपेट करते थे। और कई पद ऐसे थे जिन पर नियुक्तियां लॉटरी के माध्यम से की जाती थी। किंतु जो हमारा पहला वाला विकल्प है कि 30 से अधिक उम्र के उन सभी पुरुषों पर महिलाओं को पूर्ण नागरिकता प्राप्त थी जो दास नहीं हुआ करते थे, तो यही वाला गलत है। क्योंकि आप देखेंगे कि महिलाओं को जो नागरिकता है ना वो मतलब प्राप्त ही नहीं हुई थी। तो इस वजह से ये वाला क्वेश्चन मतलब ये वाला ऑप्शन गलत है। तो इसी वजह से उत्तर भी यही हो जाएगा, क्योंकि हमसे कौन सा गलत है यानी कि कौन सी विशेषता नहीं है यही पूछा भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और हिंदी इंग्लिश का इशू नहीं है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही क्वेश्चन आपके सामने है। कह रहे हैं कि विच ऑन ऑफ द फॉलोइंग वॉज समुद्रगुप्ताज पॉलिसी स्पेसिफिकली टुवर्ड्स द रूलर ऑफ दक्षिण पंथ। तो ये वाला जो क्वेश्चन है इसको मैंने अपने वीडियोस में ऑलरेडी करवाया हुआ है, मतलब मैंने पूरी हिस्ट्री कंप्लीट कराई है तो उनमें ये सारे क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं। देख लेते हैं कि कौन सी नीति दक्षिणापथ के शासकों के लिए थी जो समुद्रगुप्त थे उनके द्वारा अपनाई गई। ऑप्शंस देखिए कि उनके साम्राज्य को उखाड़ फेंका गया और उन्हें समुद्रगुप्त के साम्राज्य का अंग बना लिया गया। दूसरा, उन्होंने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार की और अपनी पुत्रियों का विवाह उनसे करवाया। तीसरा, वे उपहार लाया करते थे, उनके आदेश का पालन करते थे और उनके दरबार में उपस्थित होते थे। और चौथा है कि इन्होंने हार स्वीकार की व इन्हें पुनः शासन करने की अनुमति दी गई। ठीक है। तो आप देखिए इसका जो सही उत्तर है वो 4 वाला हो जाएगा। ठीक है। यानी कि दक्षिणापथ के शासकों के लिए समुद्रगुप्त ने जो नीति अपनाई थी वो क्या थी कि दक्षिणापथ के शासक जो थे उन लोगों ने अपनी हार को स्वीकार कर लिया और जो मतलब कि समुद्रगुप्त थे उन्होंने भैया कहा कि ठीक है आप अपना राज्यभार संभालें, लेकिन यही है कि आप हमारे अधीन रह करके राज्यभार संभालेंगे। ठीक है। यानी कि स्वतंत्र सत्ता आपकी नहीं होगी। तो दक्षिणापथ के लिए जो नीति थी वो इनकी ये वाली थी। ठीक है। अब देखेंगे जब समुद्रगुप्त वाला जो टॉपिक है उसको पढ़िए, हमने हिस्ट्री में कंप्लीट कराया है तो उसमें आपको 3 तरह की इनकी नीतियाँ 3 तरह के शासकों के लिए दिखाई गई हैं। वो सब आपके काम की चीज़ें हैं, आपको पढ़ना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशंस नहीं रखेंगे वरना वीडियोस बहुत लेंदी हो जाएंगे। देखिए आपके पास ना एक साइड आर्ट का जो फॉर्म है वो दिया गया है और दूसरे साइड में उनका क्या दिया गया है, दूसरी साइड में उनकी नामावली दी गई है। ठीक है। मैच करना है आपको, थोड़ा सा स्क्रीन में इशू है इस वजह से हम छोटा कर रहे हैं। तो देखिए कौन कौन से कला के रूप दिए गए हैं। तो पहला दिया गया है कि कला की वो तकनीक जो असली जैसे तस्वीरों को बनाने में सहायक थी, आपको मैच करना है कि उसका नाम क्या है। ठीक है। दूसरा, चित्रकारी जिसमें भारतीय भू दृश्यों को अनूठा अनछुआ दिखाया जाता था।
तीसरा कह रहे हैं कि भारत में यूरोप वासियों की ऐश्वर्यपूर्ण जीवन शैली, धन संपदा और रौब दाब दर्शाती हुई चित्रकला। चौथा है ब्रिटिश साम्राज्यवादी इतिहास और विजयी दृश्यों को चित्रित करने वाली चित्रकला। ठीक है, और हमारे पास नामावली में क्या क्या दिए हैं, नयनाभिराम, दूसरा है रूप चित्रण, तीसरा है इतिहास चित्रण और चौथा है तैल चित्रकला या तैल चित्रकला, सॉरी चित्रकला नहीं चित्रकला। तो चलिए इसको हम लोग मैच कर लेंगे, देखिए क्या इसका जो है सही मैच हो जाएगा। तो आप देखिए कि इसका जो सही मैच है वो हो जाएगा ऑप्शन 1 वाला, यानी कि 4 1 2 3, अर्थात जो पहली मतलब कि कला दी गई है ना, कि कला की वो तकनीक जो असली जैसे तस्वीर को बनाने में सहायक थी, उसको क्या कहा जाता था, तो उसको कहा जाता था तैल चित्रकला अर्थात ऑयल पेंटिंग। ठीक है, तो क्या कहते थे इसको कहते थे ऑयल पेंटिंग। भारतीय भूदृश्यों को अनछुआ या अनूठा दिखाया जाता था, उसको क्या कहते थे, उसको कहते थे नयनाभिराम। ठीक है, तीसरे में है कि भारत में जो यूरोप वासियों की ऐश्वर्यपूर्ण जीवन शैली या धन संपदा या रौब दौब दर्शाती हुई चित्रकला थी, उसको क्या कहते थे। तो देखिए इसको देख करके ही समझ आ जाना चाहिए कि रौब दौब जो है वो दर्शा रही है और भारतीयों की जीवन शैली को बता रही है, तो इसका मतलब है कि रूप चित्रण हो जाएगा। और लास्ट में ब्रिटिश साम्राज्यवादी इतिहास और विजय को जो मतलब दर्शाती हुई चित्रकला थी, उसको कहते थे इतिहास चित्रकला। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाना है, एक मतलब कि 4 1 2 3 ऑप्शन 1। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। कह रहे हैं कि 18वीं शताब्दी के अंतिम चरण में बम्बई, मद्रास और बंगाल प्रेसिडेंसियों का विकास ईस्ट इंडिया कंपनी के किन व्यापारिक केंद्रों में हुआ था। ठीक है, तो ये वाले क्वेश्चंस भी मैंने सॉल्व कराए हैं। क्लास 8 की जो हमारी हिस्ट्री है ना, उसमें आप देखेंगे कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के आगमन से लेकर के उन्होंने कैसे यहाँ पे अपना जो सत्ता है वो स्थापित किया, वो सारे पॉइंट्स आपको क्लास 8 की जो हमारी एनसीईआरटी हिस्ट्री है वहाँ मिलेगी। तो इसको जरूर देखिए, बहुत काम की है वो एनसीईआरटी। तो इसका उत्तर देखिए, ऑप्शंस क्या है, सूरत, नागपुर या कलकत्ता। नागपुर, मदुरई, दिल्ली, तो दिल्ली तो नहीं होगा। पुणे, मद्रास, कलकत्ता, सूरत, मदुरई, दिल्ली। तो इसका जैसे कि हमने पहले ही बता दिया कि दिल्ली तो इसमें होना ही नहीं है, तो दिल्ली जहाँ जहाँ है वो तो वैसे ही कट गया, तो 2 ऑप्शन तो निपट ही गए। मद्रास, सूरत और कलकत्ता, और पुणे, मद्रास, कलकत्ता, इन्हीं में आपको कन्फ्यूजन होगा कि सूरत और पुणे में कौन सा होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए उत्तर बताते चलते हैं। उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए वाला, अर्थात सूरत, मद्रास और कलकत्ता। ठीक है, तो उत्तर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 35 नंबर का। कह रहे हैं कि ए और बी कथनों पर बौद्ध महायान के संदर्भ में विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। तो ये बौद्ध महायान क्या है, तो ये जो बौद्ध धर्म था ना, उसकी एक शाखा है, मतलब कि महायान और हीनयान, 2 शाखाओं में विभक्त हुआ था। तो जो हमारा महायान शाखा है उसी के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। कह रहे हैं कि बौद्ध धर्म के इस रूप में बुद्ध की उपस्थिति कुछ एक संकेतों का उपयोग करते हुए मूर्तियों में दिखाई गई है। तो महायान के बारे में पूछ रहे हैं। दूसरा कह रहे हैं कि महायान बौद्ध के आने के साथ ही बोधिसत्व में विश्वास जो है वो समाहित हुआ। ऑप्शंस देखिए कि ए सही है, बी गलत है। दूसरे में कह रहे हैं ए गलत है, बी सही है, ए और बी दोनों सही है, या फिर ए और बी दोनों गलत हैं। तो देखिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना पहला वाला कि ए गलत है, बी सही है। क्यों ए गलत है, कह रहे हैं कि बौद्ध धर्म के महायान जो रूप है इसमें बुद्ध की उपस्थिति कुछ संकेतों के माध्यम से जो है बताई गई। तो नहीं, जो हीनयान है ना उसमें बुद्ध की उपस्थिति को कुछ संकेतों के माध्यम से दर्शाया गया है। तो ये वाला ऑप्शन इस वजह से गलत है। दूसरा वाला एकदम सही है। तो उत्तर क्या हो जाएगा कि ए गलत है, बी सही है। और अगर आप लोग सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमने अपने इसी चैनल पे जो हमारे 2021 का पेपर 1 में मैथ्स से पूछा गया था उसके क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं। डेली एक क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं। आप लोग उसके साथ जुड़ करके भी अपनी जो मैथ्स की प्रिपरेशन है उसको भी कर सकते हैं। एग्जैक्टली हम उसमें बहुत बेसिक सी चीज़ें बता रहे हैं कि अगर आपको मैथ्स ना भी आती हो तब भी आप कैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं बहुत ईजी वे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो ये भी ब्रिटिश प्रणाली जब ब्रिटिश भारत देश में शासन कर रहे थे उस टाइम से बना हुआ क्वेश्चन है। क्लास 8 की एनसीईआरटी से बना है। कह रहे हैं कि महालवारी और रैयतवारी राजस्व प्रणालियों के संदर्भ में ए और बी कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। तो ये भू राजस्व व्यवस्था थी महालवारी और रैयतवारी, उससे मतलब कि रिलेटेड क्वेश्चन है।
पहला विकल्प देखिए, कह रहे हैं कि महालवारी बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिम प्रांतों के लिए युक्ति थी, जबकि रैयतवाड़ी ब्रिटिश नियंत्रण वाले दक्षिण भारतीय इलाकों के लिए। अर्थात उनके कहने का मतलब है कि जो महालवाड़ी प्रथा है वो बंगाल की प्रेसिडेंसी में लागू थी, जबकि जो रैयतवाड़ी है वो दक्षिण भारत में, यानी कि वो इलाके जो ब्रिटिशर्स के अंडर में थे दक्षिण भारत में, वहाँ पे रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू थी। ठीक है। नेक्स्ट कह रहे हैं कि महालवाड़ी में गांव का मुखिया पूरे गांव के संकलित राजस्व को कंपनी को अदा करता था, जबकि रैयतवाड़ी में किसान के साथ सीधा समझौता हुआ करता था। तो रैयत का मतलब होता है किसान, महाल का मतलब होता है गांव। तो इस वजह से आप देखिए तो दूसरा वाला स्टेटमेंट तो एकदम सही है। ठीक है, पहले वाले में ही जो है आपको देखना चाहिए कि पहला वाला ठीक है कि नहीं। तो आप देखें, पहला वाला जो विकल्प है वो भी ठीक है, दूसरा वाला भी ठीक है। यानी कि आप देखिए कि जो महालवाड़ी है ये मतलब की व्यवस्था कहाँ पे थी, तो बंगाल प्रेसिडेंसी में और उत्तर पश्चिम प्रांतों में, जबकि जो रैयतवाड़ी है वो ब्रिटिश नियंत्रण में आने वाले दक्षिण भारतीय जो राज्य थे वहाँ पे ये व्यवस्था लागू की गई थी। और महालवाड़ी में क्या होता था कि गाँव का एक मुखिया ही पूरे गाँव से जो है जो टैक्स वगैरह होता था उसको वसूल करता था और उसको ब्रिटिशर्स को दे देता था, जबकि रैयतवाड़ी में, रैयत मतलब होता है किसान, तो किसानों के साथ डायरेक्ट समझौता हुआ करता था। तो जो रैयत है यानी कि किसान है वो खुद ही अपना राजस्व वगैरह पे किया करते थे। तो उत्तर क्या हो जाएगा इसका, इसका उत्तर हो जाएगा तीसरा वाला, यानी कि ए और बी दोनों ही सही है और जो है मतलब कि एकदम सही है। ठीक, तो ए भी सही है, बी भी सही है और एकदम मतलब ये जो कह रहे हैं ना कि रैयतवाड़ी क्या है, महालवाड़ी क्या है, कहाँ पे लागू है, तो ये सारी बातें एकदम स्पष्ट रूप से इसमें सही बताई गई हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहे हैं कि सूफी संत के मकबरे को किस नाम से जाना जाता था। और मैं आपसे फिर से कह रही हूँ कि जो हमारी क्लास 6 से 8 की एनसीईआरटी है हिस्ट्री में, उसको ज़रूर देख लीजिए। आपसे सारे के सारे क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर के हैं वो भी सॉल्व हो जाएंगे और आने वाला जो एग्ज़ाम है उसमें भी आपको परेशानी नहीं होगी इतिहास वाले सेगमेंट में। और अगर आपने पॉलिटी वाला हमारा जो सब्जेक्ट है उसको भी देख लिया तो आपको पॉलिटी में भी परेशानी नहीं होगी। कुल मिलाकर के डायरेक्ट एनसीईआरटी से जो भी क्वेश्चंस बनते हैं वो आप आराम से कर ले जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। कह रहे हैं कि सूफी संत के मकबरे को किस नाम से जाना जाता है। तो ये सारे क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी सॉल्व कराए हैं। कह रहे हैं कि ऑप्शन देखिए, खानकाह, ईदगाह या गुलफराशा या फिर दरगाह। तो देखिए जो सूफी संत के मकबरे थे उन्हें क्या कहा जाता था। ऑप्शन देखिए तो 4 जो है एकदम सही हो जाएगा, यानी कि चौथा, यानी कि दरगाह कहा करते थे। तो सूफी संतों की दरगाह पे लोग जाया करते हैं चादर चढ़ाने, तो वही है कि उनके मकबरे वहाँ पे रहते हैं और वहीं पे लोग जाते हैं चादर चढ़ाने, तो वो दरगाह है। ठीक है, ईदगाह तो मेरे ख्याल से आप लोग जानते ही होंगे। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। ये देखिए, ये भी मैंने करवाया तो मैंने सभी कुछ है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। कह रहे हैं कि विशिष्टाद्वैतवाद का जो सिद्धांत है वो 11वीं शताब्दी में किनके द्वारा प्रस्तावित किया गया था। ये यूपी पीसीएस मतलब यूपी पीसीएस का जो एग्जाम होता है ना उसने भी ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो एनसीईआरटी हिस्ट्री जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आप जरूर पढ़ें। तो चलिए देखेंगे, रामानुज विशिष्ट है। मैंने ऐसे करके एक ट्रिक्स के माध्यम से याद कर रखा है कि रामानुज विशिष्ट है। इससे हमें कंफर्म रहता है कि विशिष्टाद्वैतवाद जो है ना वो रामानुज का है। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा, यानी कि रामानुजाचार्य के द्वारा विशिष्टाद्वैतवाद का सिद्धांत दिया गया था। कब, 11वीं शताब्दी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं कि भारत में 1772 में स्थापित की गई दीवानी अदालत के संबंध में आपको ए और बी कथनों पर विचार करना है, बताना है कि कौन सा सही है। तो चलिए देखेंगे। तो कह रहे हैं कि यह एक फौजदारी अदालत थी। दूसरा कह रहे हैं यह यूरोपियन जिलाधीशों की अध्यक्षता में चलता था। ऑप्शंस क्या हैं कि ए सही है, बी गलत है। दूसरा कह रहे हैं कि ए गलत है, बी सही है। तीसरा कह रहे हैं कि ए बी दोनों सही है। चौथा कह रहे हैं कि दोनों ही गलत है। तो देखिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर दूसरा वाला हो जाएगा, यानी कि ए जो है वो रॉन्ग है और दूसरा वाला सही है। अर्थात ये एक फौजदारी अदालत नहीं थी, ये एक दीवानी अदालत थी और या ये जो यूरोपियन जिलाधीश है ना इनकी अध्यक्षता में ये मामले देखे जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये गैरिसन नगर से क्या अभिप्राय है, इसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो ये क्वेश्चन भी करवाया हुआ है कि नगर से लगी हुई भूमि जो इसे माल की आपूर्ति किया करती थी, तो नहीं। किले बंद बसाव जहां सैनिक रहा करते थे, ये एकदम सही बात है। वो स्थान जहां विभिन्न उत्पादक केंद्रों के माल को बेचा जाता था, नहीं। महत्वपूर्ण व्यापारिक पत्तन नगर, नहीं। देखिए आप इसका उत्तर जो है वो बी वाला हो जाएगा। ठीक है, यानी कि गैरिसन नगर से अभिप्राय है कि किले बंद बसाव जहाँ पे सैनिकों का आवास था, यानी कि सैनिक जहाँ पे अपना बसेरा डालते थे। अगले क्वेश्चन को देखिए, कह रहे हैं कि एक अभिकथन ए है, दूसरा कारण आर है, आपको बताना है कि कौन सा सही है।
तो जब लंदन में अपराह्न के, यानी कि ज्योग्राफी से जो क्वेश्चन है वो आ गया है कि जब लंदन में अपराह्न के 2 बजे हैं तो भारत में 7:30 बजे अपराह्न का समय होगा। कारण क्या है कि भारत ग्रीनविच के 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर में स्थित है। तो देखिए कहीं ना दूसरा वाला जो कारण है ना वो एकदम सही बात है कि भारत जो है ना वो ग्रीनविच रेखा के पूर्व में 82.5 डिग्री जो देशांतर है, मतलब कि भारत ग्रीनविच के पूर्व में 82.5 डिग्री पर स्थित है। ये बात एकदम सही है, क्योंकि आपने देखा होगा कि जो हम लोग घड़ी देखते हैं उसमें आपको GMT प्लस 5.5 घंटे इस तरह से लिखा रहता है। आपने कभी घड़ी अगर देखा होगा क्लॉक में जो हमारे मोबाइल वगैरह में रहती है तो उसमें आपने ज़रूर देखा होगा, तो वो यही चीज़ कह रहे हैं। तो ये दूसरा वाला स्टेटमेंट तो अपने आप में सही है, लेकिन हमसे क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि आपको बताना है कि क्या कथन और कारण दोनों सही है और ये एक दूसरे की व्याख्या कर रहे हैं कि नहीं। तो चलिए देख लेंगे। तो जब लंदन में अपराह्न के 2 बजे होंगे तो भारत में 7:30 बजे होंगे, एकदम सही बात है। 2 में अगर आप 5.5 घंटे जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, यही तो हो जाएगा ना, 7.5 घंटे, मतलब कि 7:30 बज जाएंगे। सपोज दैट 2 बजे हैं आपके यहाँ, आप उसमें मतलब कि 5.5 घंटे जोड़ के देखिए तो क्या हो जाएगा, 7:30 ही तो हो जाएंगे ना। तो इस वजह से ये वाला स्टेटमेंट एकदम सही है। दूसरा कि भारत जो है ग्रीनविच के पूर्व में 82.5 डिग्री पूर्व में स्थित है, तो ये बात भी मैंने आपको बता ही दी कि GMT प्लस 5:30 जो है आपको दिखाता है फ़ोन में। तो ये दोनों बातें सही है। और देखिए कि भारत जो है ग्रीनविच के 82.5 डिग्री पूर्व में स्थित है, इसी वजह से 5.5 घंटे यहाँ का समय आगे होता है। यही तो कारण है ना कि जब लंदन में 2 बजे होंगे तो भारत देश में 7:30 बजेगा। तो कथन भी सही है, कारण भी सही है, और जो आर है ना इसकी सही व्याख्या, मतलब आर जो है ना वो सही व्याख्या भी है ए की। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा, तीसरा वाला। अगले क्वेश्चन को देखिए, कह रहे हैं कि समय क्षेत्र पर दिए गए ABC कथन पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। तो चलिए विचार कर लेंगे। कह रहे हैं कि कुछ देशों का देशांतरी विस्तार अधिक होता है जिसके कारण वहां पर एक से अधिक मानक समय अपनाए गए हैं। तो सही बात है, आप देखें कि रूस हो, फ्रांस, ये लोग जो है एक से अधिक मानक समय अपनाए हुए हैं। दूसरा, पृथ्वी को एक घंटे वाले 24 समय क्षेत्र में बांटा गया है, तो कहीं ना कहीं बात तो ठीक ही है। फिर कह रहे हैं प्रत्येक क्षेत्र में 15 डिग्री देशांतर तक का क्षेत्र घेरता है, तो सही बात है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा कि चारों के मतलब 3 स्टेटमेंट हैं और तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही हैं। ऑप्शन 4 जो है वो एकदम सही हो जाएगा। तो जब आप ज्योग्राफी पढ़ेंगे ना तो वो आपको ये सारे पॉइंट्स वहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। कह रहे हैं कि पृथ्वी की सतह से शुरू कर वायुमंडल की परतों के सही क्रम का चयन कीजिए। तो ये वाला क्वेश्चन मैंने कहीं तो पढ़ाया हुआ है अपने इसी चैनल पे, तो चलिए फिलहाल के लिए फिर से देख लेंगे। तो देखिए ये सब आपको सामने दिया हुआ है, मैं आपको डायरेक्ट आंसर बताते हुए चलूंगी क्योंकि अगर एक एक ऑप्शन पढ़ेंगे तो बहुत समय लगेगा। तो आप देखिए कि जो हमारी पृथ्वी है ना उसकी जो वायुमंडल की परतें हैं उन्हें हम 4 से मतलब कि कभी कभी 5 कभी कभी 4 इतने पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ते हैं। सामान्यतः आप देखेंगे कि 5 भागों में बांट करके पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ कितने भाग दिए गए हैं, यहाँ 1 2 3 4 5 भी दिए हैं, तो हम लोग 5 को देख लेंगे। ठीक है, मुझे लगा केवल 4 ही दिए हुए हैं। तो देखिए हम लोग 5 परतों में बांट करके पढ़ते हैं और वो 5 परत कौन सी है, तो सबसे निचली जो परत है ना, आपको ऐसे करके फिगर में बता दे रहे हैं ताकि आपको आसानी हो समझने में। ठीक है, तो ये आप इसको ना लेयर्स में बांट लीजिए। सपोज दैट ये हमारे पृथ्वी का वायुमंडल है। आगे पर आप सबसे निचली लेयर देखेंगे ना, यानी कि सबसे जो निचली परत है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं ट्रोपोस्फियर। ठीक है, तो ट्रोपोस्फियर सबसे निचली परत है और हमसे क्या रहे हैं कि शुरू से सतह से ही शुरू करना है, अर्थात सबसे निचली जो परत है वो है हमारी ट्रोपोस्फियर अर्थात क्षोभ मंडल। तो क्षोभ मंडल सबसे पहले आना चाहिए और देखिए कि क्षोभ मंडल सबसे पहले केवल एक ही ऑप्शन में आ रहा है, तो आपको जानने की और ज़रूरत ही नहीं थी। अगर आपको ये पता है कि सबसे निचली परत क्षोभ मंडल है तो आप इसका उत्तर आसानी से निकाल ले जाते कि उस जो ऑप्शन 2 है वो सही हो जाएगा। लेकिन बावजूद इसके हम लोग देख लेंगे कि पांचों परत कौन कौन सी हैं। ठीक है, तो सबसे निचली परत कौन सी है, ट्रोपोस्फियर है। ट्रोपोस्फियर के बाद जो दूसरी परत है स्ट्रेटोस्फियर अर्थात समताप मंडल, और तीसरी परत है हमारी मेसोस्फियर अर्थात मध्यमंडल। ये जो स्ट्रेटोस्फियर है ना, वायुयान वगैरह यहीं पे उड़ाए जाते हैं। ठीक है, तो हमने तीसरी परत देखा मेसोस्फियर है। चौथी परत हो जाएगी थर्मोस्फियर अर्थात बाह्य वायुमंडल, और पांचवी परत जो है वो हो जाएगी हमारी एग्जोस मंडल अर्थात बहिर्मंडल। और ये जो चौथी परत यहाँ पे बाह्य वायुमंडल दी गई है ना, इसी को हम लोग आयन मंडल भी कह देते हैं। तो आयन मंडल जो है ना वो इसी बाह्य वायुमंडल का हिस्सा होता है। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2 वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
कह रहे हैं कि ऋतुएं निम्नलिखित कारणों में से किस कारण से होती हैं, अर्थात जो ऋतुएं आप देखते हैं सर्दी, गर्मी, बसंत, बारिश, तो ये सब किसके वजह से होती हैं ये आपको बताना है। ऑप्शंस देखें कि पृथ्वी का अक्ष अपने कक्षीय सतह से 66.5 डिग्री का कोण बनाता है। अच्छा, फिर कह रहे हैं आपसे कि मकर रेखा पर सूर्य की सीधी किरणें 23.5 डिग्री दक्षिण पर पड़ती हैं। ठीक है। फिर कह रहे हैं पृथ्वी का परिक्रमण और एक ही दिशा में उसके अक्ष का झुका हुआ होना। ठीक है। फिर कह रहे हैं कि पृथ्वी के अपने अक्ष पर इर्द गिर्द घूर्णन के कारण आभा मंडल बनता है। तो हमसे क्या करें कि कौन से कारण है जिसके कारण से ऋतुएं बदलती रहती हैं। तो देखिए इसका जो सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा भैया ऑप्शन 3 वाला, अर्थात पृथ्वी का परिक्रमण और एक ही दिशा में उसके अक्ष का झुका हुआ होना। तो अगर आपको वो एक ही दिशा में उसके अक्ष का झुका हुआ होना ना भी पता हो तब भी ये जरूर पता होना चाहिए कि जो मतलब पृथ्वी है ना उसका जो परिक्रमण है ना उसी की वजह से ऋतुओं में परिवर्तन होता है। ठीक है। और जो पृथ्वी का परिभ्रमण है उसकी वजह से क्या होता है, तो उसकी वजह से दिन और रात का होना होता है। ठीक है। तो जो रिवोल्यूशन है ना पृथ्वी का रिवोल्यूशन जो है इसी के कारण क्या होता है, ऋतुओं में परिवर्तन होता है। जब पृथ्वी की गतियां हम लोग ज्योग्राफी में पढ़ेंगे तब तो यहाँ ये वाला टॉपिक देखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं कि प्रतिशत के अनुसार पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सा प्रमुख संगठन है या संगठक है। मेरे ख्याल से आपको पता होगा कि सबसे ज़्यादा जो आपको देखने को मिलता है वो हो जाता है नाइट्रोजन। तो कहाँ पे है नाइट्रोजन, ऑप्शन 3 में। ठीक है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3 अर्थात नाइट्रोजन। तो सबसे ज़्यादा कुल मिला के पूछ रहे थे कि पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक जो गैस पाई जाती है वो कौन सी है, तो वो है हमारी नाइट्रोजन। मतलब कि ऑलमोस्ट 78% के आसपास पाई जाती है। देन ऑक्सीजन पाई जाती है। ठीक है। और कभी कभी पूछ ही लेते हैं कि चलो 4-5 क्रम में बताओ, तो हम लोग देखेंगे ही कि सबसे ज़्यादा कौन, हालांकि हमने जो न्यू एनसीईआरटी है उसमें ये सब करवाया हुआ है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, कह रहे हैं कि महासागरीय धाराओं के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो ये भी क्लास 7th का है, क्लास 7th का चैप्टर 6 के आसपास है, जिसमें महासागरीय धाराओं के बारे में बातचीत की गई है। तो चलिए देख लेंगे। कह रहे हैं कि जो ठंडी धाराएं हैं ना वो ध्रुवीय अथवा उच्च अक्षांशों से जल को उष्णकटिबंधीय अथवा निम्न अक्षांशों की ओर ले आती हैं। तो जो ठंडी धाराएं हैं उनके बारे में कर रहे हैं। ठीक है। दूसरा कह रहे हैं कि लैब्राडोर एक गर्म जल धारा है। फिर आप देखें तीसरे में है कि जिस स्थान पर गर्म और ठंडी धाराएं मिलती हैं वो स्थान विश्व का सर्वोत्तम मत्स्यन क्षेत्र बन जाता है। तो देखिए ये तीसरा वाला स्टेटमेंट एकदम सही बात है, यानी कि जहाँ पर भी एक गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा मिलेगी वो स्थान जो है ना वो मतलब वहाँ पे मछलियाँ बहुत ज़्यादा आती हैं, तो मत्स्य का जो उत्पादन है या ये कहें कि मत्स्यन क्षेत्र वो बन जाता है। वहाँ पे मछुआरे जा कर के बहुत ही ज़्यादा मात्रा में मछलियाँ पकड़ सकते हैं। तो तीसरा वाला स्टेटमेंट तो एकदम सही है। तो देखिए दो ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए क्योंकि दोनों में ही तीसरा नहीं था। अब हमारे पास केवल 2 ऑप्शन बचे हैं, आप ए या बी, दो में से कोई एक ही सही होगा, देख लीजिए। तो आप देखिए क्या लैब्राडोर एक ठंडी जलधारा है या फिर गर्म। तो आपने अगर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि लैब्राडोर भैया कहीं से कहाँ तक गर्म जलधारा नहीं है, लैब्राडोर तो एक ठंडी जलधारा है। इस वजह से इसका उत्तर क्या हो जाएगा, तो बी जहाँ है काट दीजिए, उत्तर हो जाएगा 2 वाला। ठीक है। यानी कि पहला वाला स्टेटमेंट सही है कि ठंडी धाराएं जो है ना वो ध्रुवीय मतलब कि ध्रुवीय अथवा उच्च अक्षांशों से जल को उष्णकटिबंधीय अथवा निम्न अक्षांशों की ओर ले आती हैं। तो जब आप पृथ्वी को देखेंगे ना तो आपको जब हम लोग पढ़ेंगे ना तो हम देखेंगे पृथ्वी को हम कई मतलब की रेखाओं में बांट के पढ़ते हैं। जैसे सबसे बीचों बीच से जो गुजरती है उसे हम भूमध्य रेखा कह देते हैं, अर्थात 0 डिग्री। ये पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांट देती है। नॉर्थ में आप जाएंगे तो 23.5 डिग्री पे आ जाती है कर्क रेखा, 23.5 डिग्री दक्षिण पे आ जाती है मकर रेखा, 66.5 डिग्री उत्तर में आ जाता है हमारा आर्कटिक वृत्त, 66.5 डिग्री दक्षिण में आ जाता है अंटार्कटिक वृत्त, और 90 डिग्री उत्तर में उत्तरी ध्रुव और 90 डिग्री दक्षिण में क्या हो जाता है दक्षिणी ध्रुव। ऐसे ही हम लोग जो है इसको ताप कटिबंध या पेटियों में बांटते हैं। तो सबसे ये जो है गर्म पेटी होती है, उसके ऊपर ठंडी, फिर गर्म, फिर ठंडी। तो इसी तरह से आप देखें कि जो ध्रुव है यहाँ पे किस तरह की बातें की जा रही हैं। तो यहाँ पे जो धाराएं हैं, ठंडी धाराएं ध्रुवों अथवा उच्च अक्षांशों से जल को उष्णकटिबंधीय अथवा निम्न अक्षांशों की ओर ले आती हैं। तो ये बात सही है। हम लोग जब ज्योग्राफी पढ़ेंगे ना तो मैप वगैरह के माध्यम से, फिगर वगैरह के माध्यम से अच्छे से समझेंगे। अभी हम आपको केवल और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं, तो आंसर बताते हुए चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन इसमें हम दे भी नहीं रहे हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं कि हिमनद के निक्षेपण को क्या कहा जाता है, ये आपको बताना है। ऑप्शन देखिए, समुद्री गुफा, हिमोड़, लोयस या फिर तटबंध। तो ये वाले एनसीईआरटी जो हमने पढ़ाई है उसमें हमने ये वाला टॉपिक कवर करवाया हुआ है। तो उत्तर क्या हो जाएगा कि जो हिमनद के निक्षेपण से बनता है उसको हम कह देते हैं हिमोड़। ठीक है, उत्तर जो है विकल्प 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 48 कह रहे हैं कि कथन ए और बी निम्नलिखित वनस्पतियों में से किसकी विशेषताओं का वर्णन करते हैं। चलिए देख लेंगे। कह रहे हैं कि ये वनस्पति उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों पर 50 से 70 डिग्री में पाई जाती है। अभी हाँ, मैंने जो अभी आपको एक चित्र बना के दिखाया था ना कि हम मतलब कि पृथ्वी के बीचों बीच से एक रेखा गुजरती है जिसको हम भूमध्य रेखा कहते हैं। तो ये भैया इसके नॉर्थ वाला जो रीजन है उसे हम उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, साउथ वाला जो रीजन है उसको हम दक्षिणी गोलार्ध कह देते हैं। तो ये जो क्वेश्चन पूछ रहा है, कह रहा है कि वह वनस्पति जो उत्तरी गोलार्ध के कहाँ से, तो 50 से 70 डिग्री के मध्य अर्थात आर्कटिक वृत्त के थोड़ा सा ऊपर और जो हमारा मतलब कर्क रेखा है उसके ऊपर से लेकर के आर्कटिक वृत्त के थोड़ा ऊपर तक पाई जाती है। यानी चूंकि आर्कटिक वृत्त जो है वो 66.5 डिग्री के पास आता है, तो इस वजह से कह रहे हैं। तो आप देखिए कि इसको हम क्या कहते हैं, तो कह रहे हैं कि इसे टैगा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो 2 ऑप्शंस दिए हुए हैं। फिर से एक बार क्वेश्चन देख लूँ, मुझे थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया बताने के चक्कर में। तो कह रहे हैं कि यह वनस्पति उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांश यानी 50 से 70 डिग्री के आसपास पाई जाती है और इसे टैगा के क्षेत्र से मतलब टैगा के नाम से जाना जाता है। तो टैगा क्षेत्र और टुंड्रा क्षेत्र, यहाँ पे पाए जाने वाले जीव जंतु और यहाँ पे पाए जाने वाले जो पेड़ पौधे हैं, बहुत क्वेश्चन बनते हैं। आप देखिएगा हर साल इससे क्वेश्चन बनते हैं टैगा और टुंड्रा से। ठीक है, तो इस बार टैगा से पूछ लिया है। तो चलिए देख लेंगे इसका उत्तर क्या हो जाएगा। इसका उत्तर जो है ना शंकुधारी वन हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जो टैगा वन होते हैं इसे हम लोग क्या कह देते हैं, इसे हम शंकुधारी वन कहते हैं। आपने देखा होगा इस तरह के जो पेड़ होते हैं, इस तरह के जो वन वाले पेड़ होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं शंकुधारी वन या शंकुधारी पेड़। और आप देखिए कि ये कहाँ पे मिलते हैं, तो यह वनस्पति उच्च अक्षांशों में 50 डिग्री से 70 डिग्री के मध्य पाई जाती है और इसको किस नाम से कहते हैं, टैगा भी कहते हैं और शंकुधारी वन भी कहा जाता है। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा, सी वाला। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की विशेषता नहीं है। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र जो नदी है उसके द्वारा जो बनाया गया बेसिन है उसके बारे में पूछ रहे हैं। कह रहे हैं कि मैदानी क्षेत्र में ऑक्सबो लेक, यानी कि आपने एक नाम सुना होगा मतलब कि गोखुर लेक या गोखुर झील, तो वही बात है। ऑक्सबो लेक का मतलब होता है गोखुर झील। तो कह रहे हैं कि मैदानी क्षेत्र में ऑक्सबो लेक या चाप झील जो है वो चिन्हित है। दूसरा कह रहे हैं मैदानी क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व अति अधिक है। तो गंगा के मैदानों में जो मैदानी क्षेत्र है वहाँ पे जनसंख्या बहुत अधिक है, बात तो ठीक है। देखिए ना, हम लोग उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा घना बसा है अर्थात सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य है। तो क्यों है, क्योंकि गंगा के मैदानी क्षेत्र में मिल जाता है। कहना है कि डेल्टा क्षेत्र मैंग्रोव वनों से आच्छादित है। और लास्ट है कि भूमि कृषि के लिए इस क्षेत्र में कर्तन और दहन कृषि की जाती। अरे भैया अरे यही गलत है। आप देखिए हमारे यहाँ कहीं पर भी ये जो मतलब कि स्लैश एंड बर्निंग कल्टीवेशन है ये नहीं होता। ये कहाँ पे होता है, तो ये जो कर्तन और दहन कृषि है ना, ये हमारा जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है मिजोरम साइड वाला, वहाँ पे होता है। वहाँ की फेमस ये विधि है। मेघालय हो गया और जो हमारा मिजोरम है अर्थात नॉर्थ ईस्टर्न जो रीजन है वहाँ पे आपको ये देखने को मिल जाएगा। होता और भी जगह है जहाँ पे भी आदिवासी लोग हैं वो लोग करते हैं, लेकिन हम लोगों के यहाँ ये सब नहीं होता है। तो उत्तर क्या हो जाएगा, चौथा, क्योंकि हमसे रॉन्ग ही पूछ रहे थे। लास्ट क्वेश्चन देखिए, और इस तरह का क्वेश्चन ना जो मतलब ईवीएस वाला सेक्शन होता है उसमें भी बनता है। कह रहे हैं कि तैराक मृत सागर में तैर सकते हैं क्योंकि पहला, पवनें सागर जल की सतह पर तीव्र गति से चलती हैं। दूसरा, इस सागर में ठंडी धाराओं की अपेक्षा गर्म धाराओं की उत्पत्ति अधिक है। तीसरा, ये सागर निम्न ज्वार भाटाओं की अपेक्षा उच्च ज्वार भाटों को अधिक अनुभव करता है। लास्ट है कि नमक की मात्रा की अधिकता सागर को सघन बनाती है। तो जाहिर सी बात है उत्तर 4 हो जाएगा। अर्थात एक इसका क्वेश्चन ना इस तरह से ज़्यादा पूछता है कि एक मतलब कि जो मृत सागर है ना उसमें कोई भी व्यक्ति डूबता नहीं है। क्यों नहीं डूबता है, तो उसका कारण यही है कि वहाँ पे नमक की मात्रा बहुत ज़्यादा है और नमक की मात्रा की अधिकता जो है ये सागर को क्या बनाती है, डेंस बनाती है अर्थात सघन बनाती है। यही कारण है कि कोई भी व्यक्ति जो डेड सी है उसमें डूबता नहीं है। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4। और 2024 में जो हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा भी गया था, लेकिन कहाँ पूछा गया था, तो जो हमारा
ईवीएस वाला सेगमेंट है ना पेपर 1 में, वहाँ पूछा गया था। ठीक है, तो चलिए ये रही आज की वीडियो। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आए होंगे, और अगर सब ठीक है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें। आप लोग प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर कर दिया करें, शेयर नहीं करते यही दुख रहता है। तो चलिए ये रही आज की अपनी वीडियो, फिर मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।